हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा और उसके अंग यानी कि भाषा के अंग वर्ण विचारों के बारे में। और विचारों के जो वर्ण हमारे हैं उनके उच्चारण स्थल, प्रयत्न आदि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी भाषा है उसके बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृत क्या है। ये संस्कृत शब्द उसके बारे में कैसे व्युत्पत्ति हुई है इसकी। तो जो संस्कृत शब्द है उसकी व्युत्पत्ति सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय से मिलकर बनी है। देखो, क्री का मतलब होता है करना और सम का मतलब होता है अच्छा करना। तो आप देखिए संस्कृत शब्द का मीनिंग क्या हो जा रहा है, जिसे पूर्व में ही अच्छा या शुद्ध सुसंस्कृत कर दिया गया हो, वो है संस्कृत। फिर देखिए बात करते हैं हम भाषा क्या होती है। भाषा, उसकी डेफिनेशन देखिएगा कि विचारों के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम जो होता है वही भाषा होती है। बच्चों, हमारे जो मन में विचार चल रहे हैं, जो बात है आप तक पहुंचाने का जो काम कर रही है वो भाषा कर रही है। फिर बात कर लेते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। तो संस्कृत भाषा क्या होती है, तो यानी कि जो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है वही संस्कृत भाषा कहलाती है। कैसी है संस्कृत भाषा, जिसे सबसे पहले जिसका निर्माण करते समय बिल्कुल शुद्ध और अच्छा बना दिया गया है, शुद्ध एवं परिमार्जित है, वही भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं हमारी जो भाषा है उसके अंगों के बारे में। कौन कौन से अंग हैं देखिए। हम बात कर रहे हैं आगे भाषा के अंग। अब देखिए भाषा के कौन से अंग हैं, कैसे भाषा का निर्माण होता है उसके बारे में। तो भाषा के जो हैं 3 प्रमुख अंग हैं और वो 3 कौन कौन से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले है वर्ण। वर्ण का मतलब ध्वनि। बात करेंगे हम क्या है ध्वनि। फिर देखिए वर्ण के बाद है शब्द और उसके बाद है वाक्य। इन तीनों अंगों के बारे में आप समझ गए होंगे। सबसे पहले वर्ण यानी ध्वनि, उसके बाद शब्द और वाक्य। यानी जब वर्ण मिल जाते हैं तो उससे शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर ही पूरी भाषा का जो है वो निर्माण हो जाता है। बच्चों, तीनों अंग आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वर्ण यानी ध्वनि, कौन कौन से वर्ण, जैसे आप समझिएगा अ हो गया हमारा, ब, क, ये सारे वर्ण या ध्वनियाँ हैं। इनसे मिलकर शब्द बन रहे हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बन रहा है। और जब वाक्य मिल जा रहे हैं तब एक संपूर्ण भाषा का निर्माण वो कर रहे हैं। फिर आगे देखिएगा, सबसे पहले इन तीनों अंगों में से हम बात कर लेते हैं वर्ण के बारे में। क्या होते हैं वर्ण या ध्वनि। तो ध्वनि का अर्थ या वर्ण का अर्थ जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक होती है। जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों, कैसे शब्द, सार्थक शब्द भी जो हैं वो सार्थक होने चाहिए यानी अर्थ वाले होने चाहिए। जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो वे वर्ण कहलाते हैं। देखिए, मूल ध्वनि, जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक होते हैं वे सब वर्ण कहलाते हैं। अब जो वर्ण है, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में। मूल ध्वनि का मतलब अ हो गया, ब हो गया, हमारे वर्ण आप जानते ही वर्णमाला, उसकी बात कर रहे हैं। वे सारी ध्वनियाँ जो हैं सार्थक शब्दों की जब रचना करती है उसमें हेल्पफुल हो जाती है, तो सब मिलकर शब्द बना रहे हैं। वे सारी जो ध्वनियाँ हैं वे सब वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण की एक और परिभाषा हो जा रही है, क्या होती है देखो, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके कोई अंग, खंड या टुकड़े ना हो सके, वे सब वर्ण कहलाते हैं।
देखिए, इस परिभाषा को भी आप नोट डाउन कीजिए। इससे पहले जो परिभाषा हमने बात करी है कि जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक होती है उसे वर्ण कहते हैं वो। और दूसरी परिभाषा ये है, अर्थात ये हो गया, अतः छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसका कोई खंड ना हो सके, टुकड़े ना हो सके, वह भी वर्ण कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप। जैसे वर्ण की बात करें तो अ हो गया, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सक रहा है। ये देखिए, ये सारे जो ध्वनियाँ हैं इसके कोई खंड नहीं होते हैं, तो ये सारी ध्वनियाँ जो हैं ये वर्ण कहलाते हैं बच्चों। नोट डाउन कीजिएगा आप इनको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं उसके बारे में। तो देखिए आगे। तो बच्चों देखिए आप, हम बात कर रहे हैं वर्णों के बारे में। तो वर्ण की जो कुल संख्या है, संस्कृत में बात करें, संस्कृत भाषा में, तो ये जो इसके वर्णों की कुल वर्णों की संख्या है वो 46 है। और वर्ण के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो 2 प्रकार के वर्ण हो जा रहे हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। और संस्कृत के अंदर स्वर की जो संख्या है वो 13 होती है। हिंदी भाषा की बात की जाए तो वहाँ 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं स्वर, और व्यंजन जो है 33 होते हैं। और कुल मिला के इनकी टोटल संख्या जो हो गई वो 46 हो गई है। इसे भी नोट डाउन कीजिए आप। फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम इस डिवाइडेशन में स्वर की बात करेंगे कि स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं उसके बारे में, और बाद में बात कर लेंगे व्यंजन के बारे में। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं वर्णों की, और वर्णों के अंदर हमने इसकी परिभाषा की बात कर ली है। ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 2 प्रकार के थे हमारे, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब स्वर की। तो स्वर जो है संस्कृत भाषा में बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में स्वर जो है इन्हें अच भी कहा जाता है बच्चों, इन्हें अच भी कहा जाता है स्वरों को। और इसकी संख्या की बात करें तो ये कुल 13 हैं। हिंदी में हो तो 11 होते हैं स्वर, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है। क्या होती है स्वर, क्या परिभाषा होती है स्वरों की, समझिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपको पीछे अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वे अकेले ही हम अच्छे से उन्हें बोल सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। समझेंगे आगे इस परिभाषा को। देखिए, एक संस्कृत भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा भी है स्वर की। क्या परिभाषा है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। फिर से सुनिएगा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी कि जो स्वयं राजा है वे सब स्वर हैं। जो राजा होते हैं वे सब स्वर हैं। क्यों कह रहे हैं राजा? क्योंकि इन्हें अन्य वर्णों की, अन्य ध्वनि की, स्वर को आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी की सहायता से भी इनका उच्चारण आसानी से किया जा सकता है। कौन कौन से स्वर है संस्कृत में? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। ये जो सारे के सारे हैं ये सब स्वर हैं। एक यहाँ पे देखिएगा मिस हो गया है हमसे। फिर से देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, यहाँ तक। और 2 जो ये हैं री और ली, ये दोनों इसमें एक्स्ट्रा हैं, यानी कि इनकी कुल संख्या जो हो गई है वो 13 हो गई है। 13 कुल स्वर हैं संस्कृत के अंदर। तो इनके उच्चारण में हमें अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, जब हम किसी व्यंजन वर्ण को देखते हैं, मान लो ये क हम ले रहे हैं, तो इस व्यंजन वर्ण को हमको अगर इसके टुकड़े करें तो देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों ध्वनि मिल करके ये क बना है। ध्वनि तो मूल रूप से यही है, पर जब तक व्यंजन वर्णों के अंदर कोई स्वर नहीं आ जाता है इसकी सहायता करने के लिए, उनका उच्चारण संभव नहीं होता है बच्चों।
इस क का उच्चारण करने के लिए इस स्वर की आवश्यकता हमें होती ही होती है व्यंजनों के अंदर, लेकिन स्वर के अंदर ऐसा नहीं है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अकेले ही उनका उच्चारण किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं खुद राजा है सारे के सारे वे सब स्वर हैं। आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता ही नहीं होती है वे सारे स्वर कहलाते हैं। तो बच्चों इन्हें नोट डाउन कीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो स्वर हैं इनके भेद के बारे में, कितने प्रकार के हैं ये स्वर, उसकी बात हम करेंगे आज की क्लास में। और व्यंजन वर्णों के बारे में हम कल की क्लास में बात करने वाले हैं बच्चों। तो नोट डाउन कीजिए इसे। तो हम बात कर रहे हैं स्वर के भेद के बारे में। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो हमारे जो स्वर हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राजा है, जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता ही नहीं होती है, वे सारे के सारे स्वर जो 13 है संस्कृत में, उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। 3 भेद किए हुए हैं बच्चों। कौन कौन से 3 भेद किए हैं देखिए, आप समझिएगा। हमने जो करे हैं 13 ही वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 13 ही स्वर थे उसमें से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। और देखिए, पहला जो है ऋस्व स्वर। ऋस्व शब्द का मतलब ही आपको समझ में आ रहा, लघु। ऋस्व स्वर, तो ऋस्व लघु कौन कौन से हैं उन्हीं में से देखिएगा, अ, ई, उ, री और ली। ये जो पांचों के पांचों हैं, 5 हैं, अ, ई, उ, री और ली, ये जो हमारे ऋस्व स्वर कहे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं। तो अ, ई, उ, री, ली जो है ये ऋस्व स्वर हैं बच्चों। समझ में आ रहा होगा। इनकी मात्रा भी अगर काउंट करें तो ऋस्व होती है, लघु होती है, अ, ई, उ, री और ली। सेकंड देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए जिसमें दीर्घ मात्रा भी आ जा रही है। देखिए आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। और थर्ड देखिए मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर भी इसी में से हैं। कौन कौन से हैं मिश्रित? ए, ऐ, ओ, औ। कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये ना तो ऋस्व है ना ही दीर्घ है, इसलिए मिश्रित स्वर कहे गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कौन से ऋस्व स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर हैं, कौन से मिश्रित स्वर हैं और कितने कितने हैं। तो ऋस्व स्वरों की संख्या 5 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है और मिश्रित स्वर की संख्या भी है 4। तो कुल जो स्वरों की संख्या है वो 13 है बच्चों। और तीनों के ये तीनों भेद बताए हुए हैं, ऋस्व, दीर्घ और मिश्रित। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको आज की मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपके दिमाग में, मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी क्लास पसंद आई है। लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। सफल वही जो रुका नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।